Hello everyone! Welcome to the Layman Way, where we strive to bring the explanation of the key concepts in a very fun and engaging way. Concepts from the field of UPSC, PSC, CAT, you name it, we have it. And guys, we are trying to create a big impact by providing free quality education so that everyone can get access to this education and you can be a part of this revolutionary journey by doing just few things, liking and sharing the video and subscribing to the channel. And also, do not forget to recommend the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full playlist, you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. And if you are watching this video, do not forget to leave a comment down below and share your progress with others so that we can motivate one another, and let's get started. So guys, let's continue our lecture today और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स को डिस्कस करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्री इंडेक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। एग्री इंडेक्स क्या है, तो इसको समझने से पहले इसको नाम को तोड़ते हैं। एग्री मतलब एग्रीकल्चर है ना, एग्रीकल्चर है, एग्री का मतलब, और इंडेक्स का मतलब इंडेक्स है। तो एक टाइप का इंडेक्स है ये, है ना, जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को लिस्ट करेगा, इस टाइप से कुछ होगा, है ना। अब पहले देख लेते हैं इसको लॉन्च किसने किया। तो बेसिकली जो NCDEX है, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज, उसने इसको लॉन्च किया है, ठीक है, इन द कंट्रीज़ फर्स्ट एग्रीकल्चर फ्यूचर्स इंडेक्स, जो कि एग्री इंडेक्स है। अब देखो, इससे पहले एग्री इंडेक्स से पहले आपको मैं इसका लॉजिक समझाता हूँ। जो शेयर मार्केट में चलता है ना, BSE और जो NSE है, ठीक है, जो BSE NSE है, जो हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, है ना, वैसा इसका एनर्जी है किसके साथ, NCDEX के साथ। तो ये जो BSE और ये NSE है, ये बेसिकली किसका करते हैं, ये बेसिकली अपने इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स को लिस्ट करते हैं। यहाँ पे एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ लिस्ट होती हैं इस प्लेटफॉर्म पे, NCDEX पे, ठीक है। जैसे BSE और NSE का ये होता है ना, सेंसेक्स और निफ्टी, सेंसेक्स और जो सेंसेक्स होता है, और जो निफ्टी होता है ना, जो सेंसेक्स और निफ्टी होता है ना, ये जो दोनों इंडिसेस हैं, ये बेसिकली इसके स्टॉक्स प्राइस को रिफ्लेक्ट करती है ना। अगर ये सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर होता है तो जनरली मार्केट ऊपर होता है ना। वैसे ही इसकी एनर्जी, जैसे यहाँ पे सेंसेक्स और निफ्टी है, वैसे यहाँ पे एग्रीडेक्स है। समझ में आ रहा है? जैसे वहाँ पे सेंसेक्स और निफ्टी है ना, यहाँ पे एग्रीडेक्स है। तो एग्रीडेक्स बेसिकली क्या, प्राइस को मैप करता है। मतलब अगर मान लो जो NCDEX में एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ लिस्टेड है, उसके प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है तो एग्रीडेक्स इंक्रीज़ होगा, है ना, इस टाइप से। ये इंडिया का पहला ऐसा रिटर्न बेस्ड एग्रीकल्चर फ्यूचर इंडेक्स है जिसमें 10 लिक्विड कमोडिटीज़ हैं, जो कि दोनों खरीफ और रबी क्रॉप्स हैं, उनको इन्होंने लिस्ट किया है, ठीक है, अंडर द NCDEX प्लेटफॉर्म। और 10 कमोडिटीज़ कौन कौन सी हैं, कैस्टर सीड, चना, कोरिएंडर, कॉटन सीड, है ना, और उसके बाद गुआर गम, गुआर सीड, जीरा, मस्टर्ड सीड, रिफाइंड सोया ऑयल और सोयाबीन। ये सारी 10 कमोडिटीज़ हैं जो यहाँ पे लिस्टेड है NCDEX में, और इसकी इंडेक्स को रिफ्लेक्ट करने वाला है कौन है, एग्रीडेक्स, ठीक है। नो ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज़ में कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 40% ऑफ द टोटल वेटेज इन द इंडेक्स इन ऑर्डर टू एंश्योर डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। क्या बोल रहा है कि कोई भी ग्रुप ऑफ ये जो कोई भी ग्रुप है, ठीक है, ये 40% से ज़्यादा टोटल वेटेज इसमें इसका नहीं है इस इंडेक्स में, ठीक है। कोई भी जो कम्युनिटी है उसका 40% ज़्यादा वेटेज नहीं दिया गया इंडेक्स में, ठीक है, ताकि डाइवर्सिफिकेशन इंश्योर किया जा सके, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन द रिवाइज गाइडलाइंस इशूड बाय द सेबी। जो सेबी ने रिवाइज गाइडलाइंस इशू की उस पर है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। NCDEX हैज़ पार्टनर विद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, अ लीडिंग इंडेक्स प्रोवाइडर, और टू मेंटेन एंड डेसिमेट अ रियल टाइम NCDEX एग्री इंडेक्स वैल्यू। तो इसने NSE के साथ बेसिकली पार्टनर किया। कुल मिला के आपको बात एग्री इंडेक्स के बारे में ये याद रखनी कि ये जैसे सेंसेक्स और निफ्टी होता है BSE और NSE के लिए, वैसे ही ये जो एग्रीकल्चर इंडेक्स है उसके लिए ये इंडेक्स टाइप का है, जहाँ पे कमोडिटीज़ का प्राइस बेसिकली रिफ्लेक्ट होता है उसके प्राइस से, ये अटैच्ड है, ठीक है। बस इतना याद रखना है। फ्यूचर्स क्या होता है, जैसे इसमें बात की गया है ना, फ्यूचर्स के लिए इट इज़ कहाँ लिखा है, इट इज़ बेसिकली अ फर्स्ट एग्रीकल्चर फ्यूचर्स इंडेक्स। तो फ्यूचर क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा टाइप ऑफ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होता है जहाँ पे फ्यूचर में डीलिंग होती है। मान लो मैंने आपसे आज डील कर लिया कि यार मैं आपसे ये सब्ज़ी जो है वो 2 रुपये किलो में 30 तारीख के बाद खरीदूंगा, 30 तारीख के बाद आप मेरे को डिलीवर कर देना। तो ये एक फ्यूचर इंडेक्स है। आज डेट मान लो 15 है, आप 30 की डीलिंग पहले ही कर ले रहे हो, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड अ फ्यूचर डीलिंग। तो इस जो कॉन्ट्रैक्ट है इनको हम बोलते हैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो अपनी जो वैल्यू है वो उसके अंडर कुछ अंडरलाइंग एसेट्स होते हैं, उससे वो अपनी वैल्यू डिराइव करता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव। जैसे कि कमोडिटीज़ हो गए, प्रेशियस मेटल्स हो गए, करेंसी हो गई, बॉन्ड्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, है ना। तो ये सब क्या हैं, ये सब अंडरलाइंग एसेट्स हैं जिनके बेसिस पे जो डेरिवेटिव है वो अपनी वैल्यू को डिराइव करता है, ठीक है। कॉमन एग्जांपल अगर हम डेरिवेटिव्स की बात करें तो जैसे फॉरवर्ड्स हो गए, फ्यूचर्स हो गए, ऑप्शंस हो गए और स्वैप्स हो गए, ये सारे क्या हैं, ये सारे डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है। अब एक बीम लॉन्च हुआ है। बीम क्या है, BSE का ई एग्रीकल्चर मार्केट
प्लेटफॉर्म है। तो बेसिकली BSE ने एक इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जहाँ पे एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग होती है। तो उसको इन्होंने नाम दिया है बीम। बीम मतलब BSE ई एग्रीकल्चर मार्केट। ये अपनी इसने सब्सिडरी BSE इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू इसको लॉन्च किया है, ठीक है। ये क्या फैसिलिटेट करेगा? ये फैसिलिटेट करेगा कि स्पॉट एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में ट्रांजैक्शन हो पाए, ठीक है। और जितने भी लोग हैं जैसे इंटरमीडियरीज हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो सारे यहाँ पे आके कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्पॉट मार्केट में क्या होता है? ऑन द स्पॉट बिक्री होती है ना, आपने अभी प्राइस बोला और आपको ये मिल गया, तो ये स्पॉट मार्केट होती है। फ्यूचर में डीलिंग होती है ना, फ्यूचर मार्केट में फ्यूचर में डीलिंग होती है। तो इसमें इमीडिएट डिलीवरी इंश्योर होती है, ठीक है। विद बीइंग फार्मर्स इन वन स्टेट आर एबल टू रीच आउट टू द मार्केट्स इन अदर स्टेट, ठीक है। तो एक कोई फार्मर है वो दूसरे स्टेट में भी अपनी कमोडिटीज़ को बेच सकता है और उसको ऑक्शन कर सकता है। दिस विल नॉट ओनली हेल्प फार्मर्स एंड फार्मर कलेक्टिव्स डिस्कवर बेस्ट प्राइसेस। इसमें प्राइस अवेलेबिलिटी भी बेटर होगी, क्योंकि किसी स्टेट में अगर प्राइस नहीं मिल रहा है फार्मर को अच्छा, वो तो उसे दूसरे स्टेट में जाके बेच देगा, है ना। तो ये भी फार्मर को बेनिफिट है इसमें, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया का जो प्रीमियम कॉटन है, अब उसका नाम कर दिया गया कस्तूरी कॉटन। अब बाहर के जो कॉटन का ट्रेड है उसमें कस्तूरी कॉटन के नाम से ये बिकेगा, इंडिया का जो प्रीमियम कॉटन है। तो कॉटन के बारे में बात कर रहे थे। क्या है? एक खरीफ क्रॉप है। कौन से टाइप ऑफ सॉइल में ग्रो होती है? ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल को हम रेगर सॉइल भी बोलते हैं, है ना। सेल्फ प्लगिंग भी हम बोलते हैं इसको, सेल्फ प्लगिंग सॉइल, है ना। और इसका वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत हाई होता है, क्यों, है ना। और ये जो समर्स में है क्रैक्स डेवलप कर देता है। तो ये सब इसके फीचर्स हैं इस ब्लैक कॉटन सॉइल के, है ना, या ब्लैक सॉइल भी बोलते हैं इसको। एनुअल टेम्परेचर इसको कितना चाहिए होता है? 20 से 28 डिग्री सेल्सियस का एनुअल टेम्परेचर चाहिए होता है। रेनफॉल कितनी चाहिए होती है? 55 से 110 सेंटीमीटर की चाहिए होती है। और 180 मिनिमम फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं इसको, है ना। उनमें ये कॉटन थ्राइव करता है ना। और ये ध्यान रखना, ये खरीफ क्रॉप है। एंड इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड, प्रोड्यूसेस 23% ऑफ द वर्ल्ड कॉटन एंड इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द कॉटन इन द वर्ल्ड। तो ये ध्यान रखना कि सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ना, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और लार्जेस्ट कंज्यूमर है, ठीक है। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ डेवलप्ड अ मोबाइल ऐप। CCI ने एक मोबाइल ऐप डेवलप की है, कॉट एलाई करके, जिसमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है रिगार्डिंग वेदर कंडीशन, क्रॉप सिचुएशन एंड बेस्ट फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो कॉटन के लिए सूटेबल है, ठीक है। CCI जो है ये है किसके अंदर? कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किसके अंदर है? ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर है। कहीं गलती से भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर मत सोच लेना, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर नहीं है, किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर है। और एक PSU है। इसका मेजर रोल क्या है कि ये प्राइस सपोर्ट देती है कॉटन को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। कॉटन का बेसिकली प्राइस डिटरमाइन करती है, ठीक है। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फिर आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी के बारे में बात करते हैं, जो 2018 में आई थी। किसने रिलीज़ करी थी, किसने इंप्लीमेंट करी थी? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसने इसको इम्प्लीमेंट किया था। अब ये क्या बोलता है, एम क्या है इस एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी का, कि भाई हम जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हैं उसको हम डबल करेंगे, 30 बिलियन से हम उसको 60 बिलियन कर देंगे, और हमारा फाइनली गोल 100 बिलियन का है। मतलब कुछ सालों में हम 100 बिलियन करने वाले हैं इसको, ठीक है। ये इसका पहला एम है। दूसरा क्या है कि ये नोवल, इंडिजीनियस, ऑर्गेनिक, इथनिक, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं उनके एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करेगी, ठीक है। एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनेगा जिसमें मार्केट एक्सेस बढ़ाया जाएगा, है ना, बैरियर्स को हटाया जाएगा, ताकि कॉटन का एक्सपोर्ट बढ़ सके, ठीक है। उसके बाद स्ट्रैटेजिक एलिमेंट्स क्या हैं इसके? स्ट्रैटेजिक एलिमेंट्स ये हैं कि ये दोनों जनरल और कमोडिटी स्पेसिफिक मेजर्स को इंक्लूड करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, है ना। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका इन्वॉल्वमेंट इशू करेगी, और जो भी मिनिस्ट्रीज़ हैं इससे रिलेटेड उनका इन्वॉल्वमेंट इशू करेगी, मतलब इंश्योर करेगी, ठीक है। ऑपरेशनल एलिमेंट्स में क्या है कि इट विल इंक्लूड फोकसिंग ऑन क्लस्टर्स, मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ ब्रांड इंडिया, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग क्वालिटी रिजीम, क्रिएशन ऑफ एग्री स्टार्टअप फंड्स। तो ये ऑपरेशनल एलिमेंट्स में इंक्लूडेड है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम जो है ये किसके अंदर आया है? ये अपेडा के अंदर आया है। अपेडा क्या है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन डेवलपमेंट अथॉरिटी। अपेडा किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर है। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर है, ये ध्यान रखना। अपेडा किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर है। और इस्टेब्लिश कब हुई थी? अपेडा एक्ट से इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव जैसे कि देखो इसमें लिखा हुआ है ना, फूड के एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। इसमें लिखा हुआ है ना फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन, तो वही इसका काम भी है, एक्सपोर्ट्स को बेसिकली प्रमोट करती है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू आइडेंटिफाई, डॉक्यूमेंट पर्टिकुलर्स एंड रीच आउट टू स्टेक होल्डर्स across the entire production supply chain of export of rice
फॉर इंक्रीजिंग दीज एक्सपोर्ट सिग्निफिकेंटली टू द ग्लोबल मार्केट। तो राइस के एक्सपोर्ट को बेसिकली इसको बढ़ाना है, ठीक है। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड एंड द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस। तो ये ध्यान रखना, ठीक है, कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है राइस का, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? चाइना, है ना। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर राइस का कौन है? चाइना है। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में कौन है? इंडिया। और राइस क्या है? राइस एक खरीफ क्रॉप है ना। तो द स्मॉल शेयर ऑफ राइस इज़ ग्रोन इन रबी एज वेल, बट एक मेजरली आप ये याद रखो राइस जो है वो एक खरीफ क्रॉप है, ठीक है। उसके बाद अपेडा की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेते हैं। तो क्या है? एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है, जैसे नाम से पता चल रहा है ना। एक्सपोर्ट प्रमोशन में हेल्प करती है। डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, पोल्ट्री, डेयरी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती है। फ्लोरिकल्चर को प्रमोट करती है। अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस को प्रमोट करती है, ठीक है। और इम्पोर्ट ऑफ शुगर भी इसके अंडर आता है अपेडा के अंदर। इट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मॉनिटर द इम्पोर्ट ऑफ शुगर एज वेल, ठीक है। आगे बात करते हैं फिशरी सेक्टर के बारे में। अब फिशरीज़ कितने परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर जीडीपी को अकाउंट करता है? 6.6%, ठीक है। और उसके बाद एक्सपोर्ट्स में अगर हम देखें तो मरीन एक्सपोर्ट्स जो है हमारे वो 5% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट, मतलब टोटल जो इसका शेयर है मरीन एक्सपोर्ट्स का वो 5% है, ठीक है। एंड कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 19% ऑफ द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स। तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का 19% और टोटल एक्सपोर्ट्स का 5%। फिश प्रोडक्शन रिसेंट ईयर्स में बढ़ा है ना, ग्रोथ हुई है इसमें 7% पे ग्रोथ हुई है। और इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फिशरी सेक्टर्स में, ठीक है। अब फिशरीज़ जो है वो क्या है? एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट इन पे लॉ बना सकता है फिशरीज़ पे, ठीक है। दो मेनली होते हैं, मेनली एक इनलैंड फिशरीज़ होती है और एक मरीन होती है। इनलैंड का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है, 65% जो कंट्रीब्यूशन है वो इनलैंड से आता है और बाकी मरीन से आता है ना। तो इनलैंड फिशरीज़ जो है वो कौन मैनेज करता है? स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करती है। और मरीन फिशरीज़ जो है वो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसके बीच में? सेंटर और बाकी जो कोस्टल स्टेट और यूटी गवर्नमेंट्स है। तो देखो जो जैसे मान लो ये फिशरीज़ कहाँ कोस्ट पर होगा, है ना। तो कोस्ट में 12 नॉटिकल माइल्स तक, है ना। 12 नॉटिकल माइल मतलब 122 किलोमीटर, सॉरी 122 बोल रहा हूँ, 22 किलोमीटर, ठीक है। तो 22 किलोमीटर के बाहर सेंटर का रोल होता है, सेंटर मैनेज करता है। और 22 किलोमीटर के अंदर कौन मैनेज करता है? कोस्टल स्टेट, जो भी यहाँ पे स्टेट होगा या यूटी होगा वो उसको मैनेज करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक नई चीज़ आई है फिश क्रायो बैंक्स। क्रायो बैंक्स बेसिकली वो होते हैं जो इनके स्पर्म स्टोर करते हैं, जो फिश के स्पर्म्स वगैरह हैं ना उनको स्टोर करने के लिए क्रायो बैंक्स होते हैं ना। जैसे विकी डोनर में वो था ना, जो एक जहाँ जाता था वो एक टाइप का क्रायो बैंक ही था, है ना। तो वो ह्यूमन क्रायो बैंक था, यहाँ पे फिश क्रायो बैंक की बात हो रही है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग जो है उसने अनाउंस किया है कि हम फिश क्रायो बैंक्स को इस्टेब्लिश करेंगे। ये पहली बार होगा ऐसा वर्ल्ड में जो कि एक फ़िश क्रायो बैंक को इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो ध्यान रखना वर्ल्ड में पहला ऐसा इनिशिएटिव है, ठीक है। ये क्या इंश्योर करेगा? ये इंश्योर करेगा कि फ़िश स्पर्म्स की जो अवेलेबिलिटी है वो डिज़ायर्ड स्पीशीज़ की मिल रही हो, ताकि हम फ़िश प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इन्हांस कर पाएँ, है ना। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड इन कोलैबोरेशन विद नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज विल टेक अप द वर्क टू एस्टैब्लिश द फिश क्रायो बैंक। इनको इस्टेब्लिश करने वाले दो ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान रखना कौन सी? नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, और ये किसके साथ कोलैबोरेट करेगा? नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, इनके साथ ये कोलैबोरेट करेगा, ठीक है। अब इंडिया ने कुछ प्रपोजल दिए हैं फिशरी सब्सिडी को लेकर। फिशरी सब्सिडी फिश सेक्टर में जो सब्सिडी देता है इंडिया, है ना, उसके रिस्पेक्ट में कुछ इश्यूज़ आए हैं WTO में, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है। इंडिया ने प्रपोज़ किया है कि स्पेशल और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज़ को। इंडिया अपने आप को डेवलपिंग कंट्री कंसिडर करता है, तो फिश सब्सिडी के केस में इंडिया बोल रहा है कि उसको जो है क्या बोलते हैं, उसको स्पेशल और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। इंडिया का स्टैंड ये है कि भाई जो डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री तब एलिजिबल नहीं होनी चाहिए इन सब्सिडी एग्जाम्पशन के लिए अगर उसका ग्रॉस नेशनल इनकम क्राइटेरिया जो है, जो पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम है वो $5,000 से ज़्यादा हो पिछले 3 सालों में, है ना। और उसका ग्लोबल शेयर जो मरीन एक्सपोर्ट्स में हो वो 2% से ज़्यादा हो। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग सेक्टर जो हो वो 10% से कम हो GDP में, ठीक है। तब वो अगर ऐसा है ना, तब वो एग्जेम्पशंस के लिए एलिजिबल नहीं है, नहीं तो वो एग्जेम्पशंस के लिए एलिजिबल है, ठीक है। और कंट्रीज़ जो हैं ऐसी, ऑब्वियसली जो कंट्रीज़ हैं ऐसी USA और ऑस्ट्रेलिया, वो अपोज करेंगे कि भाई हम ये ट्रीटमेंट इनको स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ को क्यों दें, है ना। ये डेवलप कंट्रीज़ अपोज कर रही हैं, तो बस वही है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि भाई डेवलपिंग कंट्री में तो चाइना भी आता है, तो चाइना तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट कर रहा है, उनको हम थोड़ी सब्सिडी दे सकते हैं। तो ये अभी प्रॉब्लम चल रहा है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एनिमल हस्बेंड्री और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। AHIDF, ठीक है। तो जो CCEA है हमारा, कैबिनेट कम्युनिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, उसने एक फ़ंड इस्टेब्लिश किया है 15,000 करोड़ का। ये ध्यान रखना कितने हज़ार करोड़ का है?
फंड इस्टेब्लिश किया है 15,000 करोड़ का एनिमल हस्बेंड्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बिल को इस्टेब्लिश किया। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर में। कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर में करेगा, जो एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है, जैसे डेयरी हो गया, मीट प्रोसेसिंग हो गया, है ना। इन सब में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ये फ़ंड है ना। तो इसमें बेसिकली जैसे एनिमल फीड प्लांट्स हो गए, है ना, ये सब इस्टेब्लिश होंगे, ठीक है। इन सबको इस्टेब्लिश किया जाएगा। बेनिफिशरीज़ कौन कौन ये फ़ंड के थ्रू पैसा ले सकता है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ले सकती हैं, एमएसएमईज़ ले सकती हैं, नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनीज़ ले सकती हैं, प्राइवेट कंपनीज़ ले सकती हैं, और इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स ये इससे पैसा ले सकते हैं, ठीक है। फंडिंग अगर हम बात करें तो फंडिंग में मिनिमम 10% जो है वो बेनिफिशियरी को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी 90% जो है वो लोन मिल जाएगा ये इसी फंड से, ठीक है। शेड्यूल बैंक्स में ये फंड होगा और उससे इनको लोन मिल जाएगा। लोन वुड नॉट प्रोवाइड फॉर द एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड एलिजिबल एंटिटीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस। तो ये जो भी फंड है ये बेसिकली एक्विजिशन ऑफ लैंड को एक्वायर करने में यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट इंटरनेट सबवेंशन भी देगा, कितना 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन देगा। जो भी लोन है आप मान लो टाइम पे रीपे कर रहे हो, है ना, तो उसमें जो सरकार है वो 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन देगा। 2 साल का मॉरेटोरियम रिलैक्सेशन भी मिल सकता है प्रिंसिपल अमाउंट पे, एंड 6 ईयर्स का रिपेमेंट पीरियड होगा, ठीक है। ये सब इसमें प्रोविजंस है। क्रेडिट गारंटी फंड की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड ऑल्सो सेटअप अ क्रेडिट गारंटी फंड ऑफ 750 करोड़ का, जो कि नाबार्ड मैनेज करेगा। और इसमें ये क्रेडिट गारंटी किसको देगा, जो भी प्रोजेक्ट सेंक्शन होंगे एमएसएमई सीलिंग्स के अंदर, जो एमएसएमई को मिलते हैं ना लोन्स, तो उनमें ये जो है क्रेडिट गारंटी फंड होगा कि मान लो अगर वो डिफ़ॉल्ट करती हैं तो ये फंड से वो पैसा उसमें लॉस रिकवर हो सकता है। एंड इट वॉज अनाउंस्ड अंडर आत्मनिर्भर भारत पैकेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन की बात करते हैं। तो नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन जो है वो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब 100% जो है वो इसको सरकार फंड कर रही है ना। ये क्या करेगी, ये प्रमोशन करेगी और साइंटिफिक बी कीपिंग को डेवलप करेगी, ताकि क्वालिटी हनी डेवलप हो पाए, है ना। और बाकी जो शहद से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनका भी क्वालिटी प्रोडक्शन हो पाए, है ना। इट वॉज लॉन्च कंसिडरिंग इंपॉर्टेंस ऑफ बी कीपिंग एंड टू अचीव गोल ऑफ स्वीट रिवॉल्यूशन, ठीक है। 3 कंपोनेंट है इसमें, क्या क्या है, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को हम इम्प्रूव करेंगे थ्रू वेरियस क्रॉप्स पॉलिनेशन, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को हम करेंगे, इंश्योर करेंगे, रिसर्च और टेक्नोलॉजी को बढ़ाएंगे, ठीक है। नेशनल बी बोर्ड बनाएंगे जिसमें हम 30 लाख फार्मर्स को ट्रेन करेंगे किसमें, बी कीपिंग, ठीक है। अभी अकॉर्डिंग टू एफ अभी रिसेंटली एफ ने इंडिया को 8th रैंक पे रैंक किया है वर्ल्ड हनी प्रोडक्शन में। तो हनी प्रोडक्शन में अगर ऐसा बोला जाए कि हनी प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक कितना है, तो वो क्या है, 8th है। ऑब्वियसली लार्जेस्ट नहीं है, ना ही टॉप 5 में है, 8th लार्जेस्ट है, ऐसे बोल सकते हो, 8th लार्जेस्ट है ये बी कीपिंग में। जो इंडिया है उसका जो रैंक है वो 8th लार्जेस्ट है, ठीक है। शुगर केन प्राइसिंग की बात करते हैं इंडिया में, ठीक है। अभी FRP होता है शुगर केन की प्राइसिंग को इंश्योर करने के लिए, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, ठीक है। द प्राइसिंग ऑफ शुगर केन इज गवर्न बाय द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑफ द शुगर केन कंट्रोल्स ऑर्डर इशूड अंडर एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। तो एसेंशियल कमोडिटीज़ के अंदर आता है और उसके अंदर ही इसका प्राइस को कंट्रोल किया जाता है। तो CACP बेसिकली रिकमेंडिंग बॉडी है, CACP इसको रिकमेंड करती है। बाकी ये कंसल्ट भी करती है स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, और स्टेट गवर्नमेंट खुद भी अपने प्राइजेस निकालती हैं। तो स्टेट में बेसिकली ये बिकता है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट्स अपने प्राइजेस निकालती हैं, जो जनरली जो है वो FRP से जनरली जो है वो ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो FRP इज़ पेड बाय द मिल्स, जो भी शुगर मिल्स होते हैं वो फार्मर्स को FRP प्राइस पे करते हैं। और जनरली जो स्टेट होता है वो अपने SAP लाता है, स्टेट एडवाइस प्राइसेस। स्टेट एडवाइज्ड प्राइसेस क्या होते हैं, इट सेटिंग द डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी लेवल्स एंड ऑल्सो एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेशर फ्रॉम फार्मर ग्रुप्स। सम स्टेट्स डिक्लेयर स्टेट स्पेसिफिक शुगर केन प्राइसेस कॉल्ड स्टेट एडवाइज प्राइसेस दैट आर यूजुअली हायर देन FRP। तो अगर किसी स्टेट ने स्टेट एडवाइज्ड प्राइस डिक्लेयर किया हुआ है तो मिल्स को उनको स्टेट एडवाइज प्राइस देना होगा, ना कि FRP देना होगा, ठीक है। तो वहाँ पे जो है वो जनरली ये जो है ये हायर होता है किससे, FRP से। अब क्या क्या पैरामीटर्स क्या क्या पैरामीटर्स ऐसे हैं जिनको कंसिडर किया जाता है FRP डिटरमाइन करते टाइम। तो देखो, प्राइस एट विच द शुगर इज सोल्ड, शुगर कितने प्राइस पे सोल्ड हो रही है, कितने प्राइसेस पे बेची जा रही है ना। प्रोड्यूसर जो हैं शुगर के वो कितने प्राइस पे बेच रहे हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है शुगर केन का, है ना, जो फैक्ट्री प्रोसेस कर रही है शुगर को, शुगर केन बनाने में, वो उसको कितना कॉस्ट लग रहा है, रिटर्न कितना मिल रहा है ना। बाकी मान लो शुगर केन, कोई भी फार्मर शुगर केन ग्रो नहीं करता है ना, उसकी जगह वो अल्टरनेट क्रॉप ग्रो करता है, तो उसको कितना रिटर्न मिलता है, ये भी इंक्लूड होता है। रेवेन्यू रियलाइजेशन कितना है, जो बाकी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे मोलासेस होता है ना, ये सब कितने में बिक रहा है बाहर। प्रॉफिट मार्जिन कितने हैं ग्रोअर्स के, कितना उनको प्रॉफिट मिल रहा है।
रिकवरी ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर केन, कितना परसेंटेज ऑफ रिकवरी हो रहा है शुगर का शुगर केन से, ठीक है, और अवेलेबिलिटी ऑफ शुगर टू द कस्टमर्स एट फेयर प्राइस, और एंड कस्टमर को कितने प्राइस पे बेचा जा रहा है, ठीक है। तो ये सब पैरामीटर्स कंसिडर होते हैं किसमें, शुगर केन प्राइसिंग को डिटरमाइन करने में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।